नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो कहानी, जो वाकया मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं, उसे सुनकर आप लोगों को मुंबई के अंडरवर्ल्ड की एक तस्वीर, एक झलक दिखाई देगी अपनी आंखों के सामने। साथ ही जो हमारा लीगल सिस्टम है, जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, उसकी असलियत भी आप महसूस करेंगे। आप अपनी आंखों से उसको देख तो नहीं सकेंगे, लेकिन मन की आंखों से उसे विजुअलाइज ज़रूर कर सकेंगे। तो जाहिर है, जब मैं मुंबई के अंडरवर्ल्ड की बात कर रहा हूं तो ये कहानी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की है। और मुंबई के अंडरवर्ल्ड को हम लोगों ने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन हम लोगों मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो मुंबई से बाहर हैं और मुंबई में रहने वाले सारे लोग भी मुंबई के अंडरवर्ल्ड का विटनेस हैं, ऐसा नहीं है। कुछ एक लोग जो या तो पुलिस महकमे में हैं या अंडरवर्ल्ड को करीब से जानते हैं, उन लोगों ने उन चीज़ों को करीब से देखा होगा। लेकिन हम लोगों ने जो भी देखा मुंबई के अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मुंबई के फिल्मों में ही देखी। तो आज की कहानी सुनकर आपको उस तरह की कुछ फिल्मों का जो सीन है वो भी याद आ सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये कहानी है अक्टूबर 1996 की। आज से कोई 27-28 साल पुरानी ये बात है, और तारीख है 7 अक्टूबर 1996। वक्त है शाम के 7 बजे। साउथ मुंबई की एक जगह है, एक लोकेशन है, जिस जगह का नाम है मस्जिद बंदर। आप लोगों ने, जो मुंबई के हैं, उन लोगों ने इस जगह का नाम ज़रूर सुना होगा, बाहर के लोगों ने भी सुना हो। तो यहाँ पर जो साउथ मुंबई की पुलिस टीम है, उसकी एक पेट्रोलिंग टीम यहाँ पर खड़ी थी। रूटीन में जो पुलिस की गाड़ियाँ घूमती हैं, एक पेट्रोलिंग टीम यहाँ मस्जिद बंदर के पास खड़ी थी। और वहाँ से एक सब इंस्पेक्टर, जो ऑब्वियसली मुंबई पुलिस में ही काम करते थे, वो गुजर रहे थे। और उन्होंने जब इस पेट्रोलिंग टीम को देखा, तो चूंकि एक ही महकमे के लोग हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, तो आवाज़ दी। और वो जो सब इंस्पेक्टर हैं, वो इस पेट्रोलिंग वैन के पास खड़े पुलिस वालों से मिलने के लिए पहुँच गए। वो अभी वहाँ खड़े थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। उसके आसपास जो ज़िंदगी है वो अपनी रफ्तार पर चल रही थी। ट्रैफिक थी, लोग आ जा रहे थे। इसी बीच ये जो पुलिस वाले थे, उनकी नज़र एक अजीब सी चीज़ पर पड़ी। उन्होंने देखा कि दो लोग लंगड़ाते हुए एक दूसरे का सहारा बने हुए चले जा रहे हैं, और सिर्फ चले नहीं जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। उनमें एक नौजवान के शरीर पर कुछ खून के धब्बे, कुछ खून के छींटे पुलिस वालों को नजर आए। और उन्होंने देखा कि दूसरे नौजवान के पैंट में घुटने से नीचे का जो हिस्सा है वो पूरी तरह खून से सना हुआ है, यानी पूरी पतलून खून की वजह से गीली हो चुकी है। इसके बावजूद वो किसी तरह से लंगड़ाता हुआ भाग रहा है, और उसका साथी भी उसकी मदद कर रहा है, और दोनों भागे चले जा रहे हैं। तो पुलिस वालों ने जब ये मंजर देखा और उनकी बॉडी लैंग्वेज पर जब पुलिस ने गौर किया, तो पुलिस को ये बात समझ में आ गई कि भाई, दाल में कुछ काला तो ज़रूर है। खून के छींटे, फिर इस तरह से इनका भागना। अब जो भी पुलिस की टीम वहाँ पर थी, उन लोगों ने इन दोनों लोगों को, या दोनों लड़कों को फ़ौरन इंटरसेप्ट कर लिया, पकड़ लिया। पकड़ने के दौरान उन लोगों ने भागने की भी कोशिश की, क्योंकि लोगों की नज़रों से बचकर वो जा रहे थे। मगर पुलिस की टीम वहाँ पर थी, उन्होंने ओवरपावर किया और इन दोनों को पकड़ा। और इनके पास से, जैसा कि पुलिस को डर था, पुलिस को रिवॉल्वर मिले और गोलियां भी मिली। जिस लड़के के पैर से खून आ रहा था, यानी जिसका पैर लहूलुहान था, उसके पास एक रिवॉल्वर थी और साथ ही कई गोलियां भी थी। और जो उसका दूसरा साथी था, उसके पास से भी पुलिस को एक गन मिली। और इन चीज़ों का मिलना इस बात का सबूत था कि ये लोग जो है वो सीधे रास्ते पे चलने वाले लोग नहीं थे, बल्कि कोई क्रिमिनल थे, कोई आपराधिक किस्म के लोग थे। अब पुलिस ने उनको सबसे पहले सिविक हॉस्पिटल, जो है सरकारी अस्पताल, वहाँ पर भर्ती करवाया। और फिर थोड़ा सा जब वह ठीक हुए तो उनसे पूछताछ शुरू की। जब पूछताछ हुई तो एक नई कहानी निकलकर सामने आई, जिसके बारे में पुलिस वालों ने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जब हम इनको पकड़ेंगे या ये पकड़ में आ गए हैं तो इन्होंने कौन सा कांड किया है। पुलिस वालों ने उसको एज्यूम नहीं किया था। लेकिन जब इन्होंने मुंह खोला तो वो कहानी, वो सच्चाई सामने आई। पता चला कि पासी में एक लोकेलिटी है जिसका नाम है मोहम्मद अली रोड। इस मोहम्मद अली रोड में एक एक्सपोर्ट शॉप है, जहाँ तिजारत, कारोबार होता है। और इस शॉप के मालिक हैं सैयद फरीद मकबूल हुसैन। 7 अक्टूबर को, जिस दिन ये घटना हुई 1996 को, उस दिन सैयद फरीद मकबूल हुसैन को उनके दुकान पर धावा बोलकर दो लोगों ने बिल्कुल करीब से गोली मार दी थी।
और गोली मारने के बाद ये दोनों लोग वहाँ से फरार भी हो गए थे, भाग भी गए थे। ये लोग कौन थे इसके बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन जब पुलिस को ये दो लोग पकड़े गए, इनसे जब पूछताछ हुई, प्लस पुलिस को जब उस घटना के बारे में जानकारी मिली, तो पुलिस ने दोनों घटनाओं को मिलाया। और जब मिलाया तो पता चला कि सैयद फरीद मकबूल हुसैन नाम के कारोबारी को गोली मारने वाले कोई और नहीं बल्कि यही दो लोग थे जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था और इत्तेफाक से पकड़ लिया था। अब जब फरीद मकबूल हुसैन जिन्हें गोली मारी गई थी उनके बारे में जब पता किया तो ये पता चला कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, लेकिन बमुश्किल 3 से 4 दिन गुजरे होंगे उनकी अस्पताल में मौत हो गई। छानबीन अब पुलिस ने शुरू की तो पता चला कि वहाँ हुसैन साहब के दुकान के बाहर उनका भाई, उनका अपना सगा भाई सोहेल, वो खड़ा था जब ये घटना हुई थी, और साथ ही कुछ और उसके दोस्त भी वहाँ पर खड़े थे। और उन लोगों ने 2 लड़कों को, हुसैन साहब को गोली मारकर भागते हुए देखा था। लेकिन ये लोग कौन थे उसके बारे में नहीं जानते थे। लेकिन हाँ, चूंकि नज़रों में वो तस्वीर बस गई थी तो सोहेल और एक दो दोस्त जो हैं वो इन लोगों को देखकर पहचान सकते थे, ऐसा उन्होंने पुलिस को अपने बयान में बताया था। तो ये सीधा सीधा एक कत्ल का मामला था और कातिल जो है वो सरे शाम एक दुकान में घुसकर फायरिंग करके फरार हो गए थे। अब सवाल यह है कि अगर यही 2 लोग थे जिन्होंने सैयद फरीद मकबूल हुसैन को गोली मारी थी, तो फिर इनके शरीर, इनके कपड़े या इनकी टांग कैसे लहूलुहान हुई? तो उसका जवाब ये है कि जब ये गोली चला रहे थे तो एक गोली मिसफायर हो गई, और मिसफायर होने की वजह से उस गोली का जो डायरेक्शन है वो बिगड़ गया, और वो गोली इनमें से एक शूटर के पाँव में लगी, जिसकी वजह से उसका पाँव पूरी तरह से लहूलुहान हो गया था, ज़ख्मी हो गया था। और ये दोनों वहाँ मौके से भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें इस बात का भी डर था कि अगर वो वहाँ मौके पर पकड़े गए तो फिर उनकी खैर नहीं, पब्लिक जो है शायद उन्हें पीट पीट कर मौत के ही घाट उतार दे। ऐसा पहले कई बार हो चुका है, आपको पता है। तो खैर, अब ये बात क्लियर हो गया कि ये मामला जो है गैंगवार का है, क्योंकि पुलिस ने जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया उन 2 लोगों की पहचान जब सामने आई तो पुलिस इस बात को लेकर और कंफर्म हो गई। इनमें जो 2 लोग पकड़े गए थे उनमें एक का नाम था एजाज लकड़वाला और दूसरे का नाम था राजेंद्र पारकर। आप में से जिन लोगों को भी मुंबई के अंडरवर्ल्ड में ज़रा भी इंटरेस्ट हो, या जिन्होंने भी मुंबई के अंडरवर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा भी देखा, सुना, जाना या पढ़ा हो, उन दोनों के लिए ये नाम कोई बहुत नया नाम नहीं है। तो एजाज लकड़वाला और राजेंद्र पारकर के बारे में जब पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस को ये भी पता चला कि हमने इनको पकड़ लिया है, तो फिर अब पुलिस की तफ्तीश जो है अंडरवर्ल्ड और इनके काम, इनके सिंडिकेट के इर्द गिर्द आगे बढ़ती रही। उस ज़माने में 90s में न तो मोबाइल फ़ोन इनके पास था और न ही इतने CCTV कैमरे उस समय अवेलेबल थे। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि कोई भी कॉल डिटेल इन क्रिमिनल्स की वो पुलिस को नहीं मिली। कोई CDR, कोई टेलीफोनिक बातचीत का कोई ट्रेल, कोई सबूत वो पुलिस को नहीं मिली, और साथ ही जो CCTV कैमरे थे उसका कोई फुटेज भी पुलिस के हाथ नहीं लगा। तो फुटेज के नाम पर क्या था, या फुटेज नहीं, माफ़ कीजिएगा, सबूत के नाम पर क्या था? सबूत के नाम पर सिर्फ ये था कि जब सैयद फरीद मकबूल हुसैन को गोली मारी गई तो उनके दुकान के बाहर खड़े जो लोग थे उनमें से कुछ लोगों ने फायरिंग करते हुए देखा था और इन 2 लोगों को देखा था। तो खैर, ये मामला आगे चलकर कोर्ट में भी पहुंचा। तफ्तीश जब हुई, सारे सबूत जुटाए गए, तो ये मामला कोर्ट में भी पहुंचा। तफ्तीश होते होते पुलिस को ये पता चला कि ये जो एजाज लकड़वाला और राजेंद्र पारकर नाम के 2 लोग पकड़े गए थे, 2 शूटर पकड़े गए थे, ये कोई और नहीं बल्कि मुंबई के छंटे हुए गैंगस्टर, या उस समय अंडरवर्ल्ड डॉन जिसे कहते हैं, छोटा राजन, उसके गुर्गे थे। छोटा राजन का जो गुड नेम है राजन निकलजे है, उर्फ छोटा राजन के नाम से उसे जाना जाता है। और इन लोगों से जब पूछताछ हुई तो उन्हें बताया गया कि वो तो सिर्फ काम करने के लिए आए थे। काम करने का हुक्म जो है उन्हें भाई से मिला था, भाई मतलब छोटा राजन से, और छोटा राजन ही इस मामले का मेन कॉन्स्पिरेटर यानी साजिश रचने वाला था। लेकिन छोटा राजन जो है वो उस समय जो है पुलिस की पकड़ में नहीं आया, और बाद में पता चला कि छोटा राजन जो है वो ऑलरेडी देश छोड़कर भाग गया है। लेकिन ये जो 2 लोग थे, एजाज लकड़वाला और राजेंद्र पारकर, इन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सबूत के नाम पर मरने वाले शख्स का छोटा भाई, उसकी गवाही थी, और साथ ही कुछ एक और दोस्तों की गवाहियाँ पुलिस के पास थी। और वो गन, जिस गन से इन लोगों ने गोली चलाई थी, वो गन पुलिस के पास
मौजूद थी, पुलिस ने उसे इन लोगों के पास से गिरफ्तारी के वक्त ही बरामद कर लिया था। साथ ही जिस इंसान का कत्ल हुआ था, जिस शख्स का कत्ल हुआ था सैयद फरीद मकबूल हुसैन, उसके जिस्म में जो गोलियां पैवस्त हुई थी, जो गोलियां उसके जिस्म में घुसी थी और एम्बेडेड थी, मतलब फिक्स हो गई थी अंदर, वो गोलियां पोस्टमार्टम के दौरान लाश से निकाली गई थी। तो वो गोलियां भी एक सबूत थी और इन गोलियों को भी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया। साथ ही इनके पास से जो हथियार, जो असलहे मिले थे, उन्हें भी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए उस समय पुलिस ने भिजवाया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों की गिरफ्तारी हुई। छोटा राजन जो कॉन्स्पिरेटर है वो हाथ नहीं आया और 1998 में, यानी 2 साल बाद, इस कहानी में तब एक बड़ा ट्विस्ट आया जब एजाज लकड़वाला पुलिस की गिरफ्त से फरार होने में कामयाब हो गया, वो भाग गया। यानी ट्रायल अभी चल रहा था, इस बीच एजाज लकड़वाला फुर हो गया। लेकिन ये जो दूसरा शख्स है राजेंद्र पारकर, इसने पूरी की पूरी ट्रायल फेस की और लोअर कोर्ट में मुकदमा चलता रहा और ट्रायल फेस करने के बाद ये सबूतों के अभाव में बरी भी हो गया। उस समय जो पुलिस की टीम थी वो कोई पुख्ता सबूत इस तरह का जो बियॉन्ड डाउट साबित हो जाती हो बात, उस तरह का कोई सबूत पुलिस पेश नहीं कर सकी। नतीजा ये हुआ कि राजेंद्र पारकर ट्रायल फेस करके बरी हो गया और एक आरोपी ऑलरेडी फरार हो चुका था, जबकि तीसरा जो आरोपी था कॉन्स्पिरेटर, वो तो खैर मुंबई पुलिस और भारत की सीमा से ही बाहर था, वो भाग चुका था। उसका नाम छोटा राजन है। तो फाइनली छोटा राजन पर भी पुलिस का शिकंजा कसा और साल 2015 में इंडोनेशिया की राजधानी बाली से उसे एक्स्ट्राडिटेड कर, यानी उसका प्रत्यर्पण कर उसे भारत लाया गया और उसके खिलाफ भी इस मामले में मुकदमा चलाया गया। छोटा राजन का नाम आप सारे लोग जानते हैं। दाऊद इब्राहिम को अगर कोई टक्कर देने की बात करता था तो वो छोटा राजन ही था और वो खुद को एक देशभक्त डॉन के तौर पर पेश करना चाहता था। वजह आप सबको पता है, मुंबई धमाकों में दाऊद इब्राहिम की भूमिका साबित हुई थी और जब ये भूमिका साबित हुई तो छोटा राजन ने खुद को दाऊद इब्राहिम से अलग कर लिया। पहले छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम साथ में ही मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर राज किया करते थे। तो खैर, छोटा राजन का जब प्रत्यर्पण हुआ और 2015 में उसे यहाँ लेकर आया गया भारत में, तब उस पर कोई 50 से ज़्यादा केसेस थे और उन केसेस में ये वाला जो केस है जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ, इस कारोबारी के कत्ल का, सैयद फरीद मकबूल हुसैन का, ये वाला केस भी शामिल था। तो वक्त गुजरता गया और ये केस जो है वो लोअर कोर्ट में तो एक मुकाम तक पहुंचा जिसमें एक आरोपी बरी हो गया, एक आरोपी पकड़ में ही नहीं आया और एक आरोपी फरार हो गया। तो ये मामला आगे चलकर जो है वो सरकार ने इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया। अब इस मामले की जांच, इस मामले की आगे की पैरवी सीबीआई के जिम्मे आ गई और इस मामले को एक कंक्लूसिव एंडिंग तक पहुंचाने का काम देश की सबसे इस प्रीमियर एजेंसी सीबीआई को मिली। 1998 में, यानी इस घटना के ठीक 2 साल बाद, जब वो लकड़वाला भागा, उसी के आसपास की ये बात है। जो इस मामले का सबसे प्राइम विटनेस था, चश्मदीद गवाह सोहेल, जो मारे गए शख्स का भाई था सैयद फरीद मकबूल हुसैन का, उसकी मौत हो गई और वो एक नेचुरल डेथ था। तो एक इतने इंपॉर्टेंट विटनेस का मारा जाना इस केस के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि अब इस मामले में कोई ऐसा चश्मदीद नहीं बचा जो बिल्कुल सामने से आकर ये गवाही दे सके, ये बता सके कि हाँ, उन्होंने एजाज लकड़वाला और राजेंद्र पारकर को गोली मारते हुए देखा था। तो धीरे धीरे ये केस कमज़ोर पड़ता गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मामले की जांच आगे सीबीआई के हवाले कर दी गई और सीबीआई को इस केस को परसू करने की जिम्मेदारी थी। तो सीबीआई ने इस केस को बहुत ही मजबूती से अदालत में पेश करने का फैसला किया और एक शख्स तो खैर पहले ही इस मामले में बरी हो चुका था, लेकिन बाकी जो 2 लोग थे, यानी एजाज लकड़वाला और छोटा राजन, इन दोनों के खिलाफ सीबीआई ने केस चलाने का फैसला किया। और ये जो केस चला, इस केस में 1996 में जिन पुलिस वालों ने एजाज लकड़वाला को और राजेंद्र पारकर को मस्जिद बंदर के पास से पकड़ा था इत्तेफाक से, उन पुलिस वालों को सीबीआई ने गवाह बनाया, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही इन दोनों लोगों को वहाँ से भागते हुए, लंगड़ाते हुए, लहूलुहान हालत में देखा था और उन्हें सीबीआई की अदालत में गवाह के तौर पर पेश भी किया। 1996 के उस पुलिस टीम के लोगों को उन्होंने अपनी गवाही दी। लेकिन इस गवाही के अलावा और ऐसा कोई कंक्रीट एविडेंस सीबीआई के पास उस समय नहीं था जिससे
सैयद फरीद मकबूल हुसैन के कत्ल से इन दोनों का रिलेशन साबित हो सके। लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको एक बात बताई थी, वो ये कि पुलिस ने उस समय इन लोगों के पास से वो गन भी बरामद की थी और जिस शख्स की हत्या हुई उसके जिस्म से में लगी जो गोलियां थी वो भी बरामद की थी और उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवाया था। तो अब सीबीआई ने फॉरेंसिक जांच की वो रिपोर्ट जो है वो अवेल कर रही थी, वो कलेक्ट कर रही थी और वो रिपोर्ट अपने आप में बहुत ही कंक्लूसिव थी और बहुत मजबूत थी। उस रिपोर्ट में ये बताया गया था क्लियर कट तरीके से कि एजाज लकड़वाला के पास से जो गन मुंबई पुलिस ने बरामद की, उस गन से जो गोली चली वही गोली सैयद फरीद मकबूल हुसैन के जिस्म से पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने रिकवर की थी। बैलिस्टिक साइंस का ये अपने आप में एक कमाल और क्लासिक केस है। हालांकि इस तरह के केसेस पहले भी सामने आए हैं, लेकिन जिस तरह से फिंगरप्रिंट जो है उसे बियॉन्ड डाउट माना जाता है, क्योंकि फिंगरप्रिंट हर आदमी का यूनिक होता है। कॉर्निया की जो डिज़ाइन है उसे यूनिक माना जाता है और इस पर डाउट नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से जैसे डीएनए, अगर किसी का डीएनए मैच कर जाए या मिसमैच हो जाए तो वो अपने आप में एक क्लासिक एग्जाम्पल होता है, क्योंकि उसके बाद कोई शक नहीं हो सकता, साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है। ठीक इसी तरह से बैलिस्टिक साइंस में अगर मान लीजिए ये बात पता चल जाती है कि कौन सी गोली किस बंदूक से चली और वो बंदूक किसके पोजीशन में थी, तो फिर जिसके पोजीशन में वो बंदूक थी उसे दोषी करार देने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, बशर्ते कि इंटेंशन जो है या मोटिव जो है वो क्लियर हो जाए। तो इस मामले में कत्ल का मोटिव तो क्लियर था, क्योंकि इससे पहले जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसमें लोगों ने इन कातिलों को गोली मारकर भागते हुए देखा था। अब ये साबित करना था कि क्या इन्हीं कातिलों के पास से मिले बंदूक से चली गोली से सैयद फरीद मकबूल हुसैन की हत्या हुई थी या नहीं। तो वो बात फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में साबित हो गई। हुआ ये कि वो गोली जो शरीर से मिली थी वो इसी गन से चली थी, ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बता दिया। थोड़ा सा और इस मामले में आपको जानकारी दूं, बेसिकली जब भी कोई गोली किसी असलहे से, किसी हथियार से बाहर निकलती है तो उसके नली से, बंदूक के नली से वो ट्रैवल होते हुए बाहर निकलती है, और जब ट्रैवल होती है वो गोली उस नली के अंदर से, तो उस नली के का जो अंदर की जो बनावट होती है उसमें जिस तरह के दाग मौजूद होते हैं, जिस तरह के मार्क्स होते हैं, वो मार्क्स जो है उस गोली के ऊपर इम्प्रिंट हो जाते हैं, छप जाते हैं। और ये देखिए कुदरत का एक अजीब खेल या निज़ाम कहिए जो कहिए, हर बंदूक के जो मार्क्स हैं वो अलग अलग बनते हैं गोलियों के ऊपर। ठीक इसी तरह से गोली के पीछे के हिस्से में जो कार्टिजेस होता है, जिसके अंदर वो बारूद भरा हुआ होता है, जिस पर जब बंदूक का पिन हिट करता है, तो पिन जब हिट करता है तो उस कार्टिज पर भी एक उस पिन का निशान बनता है, और वो निशान भी अपने आप में एक यूनिक मार्क होता है जो दूसरे बंदूक के साथ नहीं मिलता। तो ये एक तरह से डीएनए की तरह तो नहीं, फिंगरप्रिंट की तरह से तो नहीं, लेकिन फिर भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन ज़रूर होता है बैलिस्टिक में, जिससे ये बात साबित होती है कि कौन से बंदूक से चली गोली के मार्क कैसे हैं और वो कैसी दिखती है। इसके लिए कई बार ज़रूरत पड़ने पर जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो टेस्ट फायर भी करते हैं। टेस्ट फायर मतलब एक बार तो गोली चल गई, हत्या हो गई, वो गोली बरामद हो गई, बंदूक बरामद हो गई, अब उस गोली पर जैसे निशान हैं उस चीज़ को साबित करने के लिए इसी बंदूक से कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में दोबारा गोली चलाई जाती है, और फिर वो जो गोली निकलती है या बरामद होती है उस गोली से इस गोली का मिलान किया जाता है जो लाश से मिली हुई होती है। और जब दोनों गोलियों के ऊपर निशान एक जैसे नज़र आते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल मार्क्स नज़र आते हैं, तो ये बात साबित हो जाती है कि हाँ दोनों गोलियां एक ही असलहे से चली है। ये मामला ठीक ऐसा ही था, और इस फॉरेंसिक एविडेंस का और पुलिस वालों की गवाही का नतीजा ये हुआ कि पूरे 28 साल बाद अब जाकर उस मामले में 7 मार्च 2024 को एजाज लकड़वाला को सीबीआई की अदालत ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। तो ये अपने आप में जो है एक यूनिक केस है, जिसमें पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, फिर बाद में सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक एविडेंस की बदौलत जो गुनहगार हैं उनको सज़ा दिलाने की बात सामने आई है। और अपने आप में ये कहानी इस तरफ भी इंडिकेट करती है कि हमारा लीगल सिस्टम, मैं इसे पूरी तरह बुरा तो नहीं बोल सकता क्योंकि यही लीगल सिस्टम है जिसने गुनहगारों को सज़ा दिलाई है, लेकिन इस लीगल सिस्टम में इतनी कमियां हैं कि मर्डर का एक केस अपने अंजाम तक पहुंचते पहुंचते 28 साल भी कई बार ले लेता है। ये
उसी तरह का मामला है। हालांकि ये कोई पहला और इकलौता मामला नहीं है, कई कई मामले ऐसे भी होते हैं जो 30-30, 40-40 साल चलते हैं। उसके बाद कई बार पता चलता है कि जिसे दोषी माना गया था या जिसे दोषी लोग बता रहे थे वो बेकसूर निकला, कई साल वो जेल में रहकर बाहर निकलता, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे मामले आते हैं जो अपने आप में बहुत दुखद है और हमारे लीगल सिस्टम की कमियों की तरफ इशारा करते हैं। तो ये थी पूरी कहानी। इस पूरी कहानी पर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और आइए कुछ जो प्रीवियस स्टोरी मेरी थी उस स्टोरी पर आप लोगों ने जो कमेंट्स किए थे या जो भी बात आपने बताई थी, आइए कुछ लोगों के कमेंट्स मैं आज पढ़ने की कोशिश करता हूँ हमेशा की तरह। मेरी जो प्रीवियस स्टोरी थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से एक कत्ल की कोशिश छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुई और उस कत्ल की साजिश जो है ओडिशा में रची गई, ओडिशा के सुंदरगढ़ ज़िले में, नहीं माफ़ कीजिएगा, झारसुगुड़ा में। और उस कत्ल की वजह जो है वो दिल्ली में बैठा हुआ एक शख्स था। तो इतनी सारी जगहों से क्राइम की एक स्टोरी कैसे लिंक होती है और क्या वजह है कि कत्ल की कोशिश जो है रायपुर में हुई, अगर आप वो जानना सुनना समझना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस कहानी को सुन सकते हैं। कुछ जो कमेंट्स मैंने आप लोगों ने किए हैं, आइए उनमें से कुछ लोगों के कमेंट्स में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। समीर खान ने कमेंट किया, उन्होंने लिखा है कि एक दिन पहले जो है वो मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे लेकिन मैं हाजिर नहीं हुआ, उस बात का उनको मलाल है। बहुत सारे और भी लोगों ने ऐसा कहा है। असल में हुआ ये कि आप सबको पता है पिछले कुछ दिनों से हम इस स्टोरी पर क्राइम तक में बने हुए हैं। गैंगस्टर काला जठड़ी और अनुराधा चौधरी, ये दोनों जो है इनका ताल्लुक जो है क्राइम सिंडिकेट से है, ये नोटेड क्रिमिनल के तौर पर जाने जाते हैं। इन दोनों ने आपस में शादी की है दिल्ली में, तो उसकी वजह से मेरी स्टोरी रिकॉर्डेड थी लेकिन थोड़ा आप कहें कि कामकाज के बीच में हम लोगों में तालमेल की कुछ कमी रही, जिसकी वजह से वो स्टोरी अपलोड नहीं हो पाई और वो आप लोगों को वक्त पर मिली नहीं, एक दिन का डिले हो गया। तो खैर वो एक टेक्निकल कमी है हमारी तरफ से, तो इसीलिए हमारा आप लोगों से क्षमा मांगना भी बनता है। सॉरी फॉर दैट। बुबाई घोषाल हैं, ये बंगाली शख्स हैं, इन्होंने कमेंट लिखा है बांग्ला में ही, थैंक यू वेरी मच, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया है। आशुतोष नंदा ने भी कमेंट किया है, नाइस स्टोरी लिखा है। पुष्पेंद्र परूप श्रेष्ठा जी हैं जर्मनी से, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम जर्मनी सर, उन्होंने लिखा है। विनय नासवाले जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं। अपी चौहान जी ने कमेंट किया है, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सुप्रतिम जी, इन्होंने लिखा है। सुमेरा राठौर जी ने भी हैप्पी बर्थडे विश किया है। अच्छा, मैं ऑब्वियसली इस प्लेटफॉर्म पर अपने बर्थडे के बारे में तो नहीं बताना चाहता था, लेकिन शायद कुछ लोगों को आजकल सोशल मीडिया में कोई जानकारी छिपती तो है नहीं। आप फेसबुक से लेकर किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाइए, इंसान की एक से माइन्यूट इन्फॉर्मेशन आप किसी इंसान के बारे में जुटा सकते हैं। तो मेरे बर्थडे के बारे में भी कुछ लोगों को जानकारी मिल गई थी और लोगों ने मुझे विश करना शुरू किया, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी रहा कि बर्थडे है कब, कोई पहले विश कर रहा है, कोई बाद में कर रहा है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मेरा जन्मदिन जो है वो 12 मार्च को आता है और आप सारे लोगों से जितनी मुझे दुआएं मिली, जितना आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, जितनी आपने हौसला अफजाई की, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। देवांशी ने भी कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। उमेश भूया जी हैं, मेरे होम स्टेट से हैं। विजेंद्र सिंह जी का कमेंट है। नजरे आलम साहब, ये गोपालगंज बिहार से हमें देखते हैं, इन्होंने कमेंट किया है। छत्तीसगढ़ से हैं हमारे एक दर्शक हैं, इनका नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, मतलब उमा शर्मा जी बेंगलुरु से, ये मेरी बहन हैं जो क्राइम तक की बदौलत मुझे मिली हैं इसी प्लेटफॉर्म से और उन्होंने मेरे लिए बहुत दुआएं की हैं, थैंक यू वेरी मच। अहमद NZB, इन्होंने भी कमेंट किया है इस आईडी से, थैंक यू वेरी मच। बबन पाटिल का कमेंट है, बहुत धन्यवाद आपका। तनुमान जी, इन्होंने भी कमेंट किया और उन्होंने ये लिखा है कि लोग दुश्मनी निभाने के लिए जितनी कोशिश करते हैं या जितनी मेहनत करते हैं, जितना अपना टाइम डिवोट करते हैं, उतना अगर कोई इंसानियत निभाने में कर दे तो ये दुनिया क्या खूबसूरत जगह बन जाए। वाकई ये जो है बहुत शानदार बात आपने लिखी है। शंकर लाल बिश्नोई जी का कमेंट है। PK चंद्रा ने कमेंट किया है। सरिता राय और शमीम अहमद साहब, फैक्टन के नाम से एक आईडी उन्होंने कमेंट किया है। PVSA के नाम से एक आईडी है। रजनी जांगीड़ का कमेंट है, थैंक यू वेरी मच, उन्होंने कुछ इमोजीज भेजी है। प्रदीप भाम्बू जी का मैंने जिक्र कर ही दिया। नवीन दर्जी साहब ने कमेंट किया है। LK फैशन, और इन्होंने लिखा है, क्या सर जी आजकल बहुत छुट्टी मार रहे हो? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने छुट्टी नहीं मारी थी, वो एक हमारे कामकाज में आप समझ लीजिए कि हमारी तालमेल की कमी थी, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। शमीम हुसैन साहब का भी कमेंट है। वर्जीनिया डिसूजा ने कमेंट किया है। सूरज यूपी और प्रवीण बंदे TTS के नाम से एक हैं और इन्होंने अपना नाम लिखा है। ये शफीक
बरकाती हैं और शाहजहांपुर के रहने वाले अपने आप को बताते हैं। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे सुप्रतिम भाई, दीपक हीरा लिखते हैं। ट्रेवल्स वाइब के नाम से एक आईडी है। सुजाता सारा अब्राहम ने भी कमेंट किया है। और एंटरटेन के नाम से एक हमारे दर्शक हैं जिनका नाम है राजू अरोड़ा, जम्मू से, इन्होंने भी कमेंट किया है। भालू सिंह, इन्होंने भी कमेंट किया है। और योगा विथ विकास ने भी कमेंट किया। बहुत सारे और भी लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट से एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है, आप सब जानते हैं। इसीलिए मैं गुजारिश करता रहता हूं कि प्लीज़ आप कमेंट करते रहिए, अपनी बात हम तक पहुंचाइए, और मैं यूं ही आप लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ता रहूँगा और उस पर अपना रिएक्शन देता रहूँगा। फिलहाल आज की स्टोरी पर आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लीज़ हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहता है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।